को यदि हमें समझना है, जो हम जानते हैं या हमारे व्यवहार में प्रचलन में है, तो उसके लिए हमें इसका इंग्लिश वर्जन देखना होता है। इंग्लिश के अंदर शिक्षा शब्द के लिए जिस शब्द का उपयोग करते हैं वो कैसे बना और उसका वास्तविक अभिप्राय क्या है, वो जानने के बाद हमें इस अभिप्राय की जानकारी हो जाती है। तो इंग्लिश के अंदर इसके लिए हम किस शब्द का उपयोग करते हैं? ये जो शब्द है ये दो अलग अलग प्रकार से अलग अलग विचारों के अनुसार बना हुआ है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये शब्द जो बना है वो एडुकेटम से बना है, और कुछ का मानना है कि ये एडुकेयर या एडुसियर से बना है। यहाँ पर पहले नंबर पर तो हमें ये ध्यान रहे कि चाहे वो कोई से भी मत का व्यक्ति है, इस मत का है तो भी, इस मत का है तो भी, हर स्थिति के अंदर ये शब्द लैटिन भाषा का है। तो यहाँ पर ये हमें स्मरण रहे कि एजुकेशन शब्द का प्रयोग जो हम शिक्षा के लिए करते हैं ये कौन सी भाषा का मूलतः? लैटिन भाषा का। आपको ये भी पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा जा चुका परीक्षा में, तो आपको ये ध्यान रहे कि ये लैटिन भाषा का शब्द है, चाहे आप इस रूप में देखें या इसमें देखें। सेकेंड नंबर पर बात आती है, इस रूप में जो दिया गया है इस शब्द के निर्माण को लेकर और विचार दिया गया है कि ये दो शब्दों से मिला है और उसके बाद बना है। इसमें एक शब्द है ए और दूसरा है ड्यूको, इस तरह से ये बना हुआ है। इधर वाले जो हैं पूर्ण शब्द ऑलरेडी दिए हुए हैं। यहाँ पर ए का मतलब होता है अंदर से, और ड्यूको का मतलब है बाहर करना या बाहर निकालना। इधर इन दोनों ही शब्दों के मीनिंग अलग अलग हैं। उस रूप में जब हम इन शब्दों को पोस्टमार्टम करके आगे देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इनका मीनिंग लगाया गया है वो सेम है। शिक्षा के लिए जो इनका अर्थ लगाया गया वो क्या है? सेम प्रकार का, समान प्रकार का है, और वो लगाया गया है। इन दोनों का अर्थ क्या क्या होता है? विकसित करना, विकसित करना भी इनका अर्थ होता है, आगे बढ़ाना भी इसका अर्थ होता है, अंदर से बाहर करना भी इनका अर्थ होता है, बाहर करना। अगर हम दोनों ही दृष्टिकोण से बात करें तो इधर में भी अंदर से बाहर करना होता है और उधर से भी अंदर से बाहर करना होता है। इसका मतलब अंतिम रूप से देखा जाए तो चाहे इस रूप में हम जाने उस रूप में जाने, अभिप्राय हमें क्या मिल रहा है? एक ही मिल रहा है। जो अभिप्राय मिल रहा है उसमें अंतिम रूप से अंदर से बाहर की बात हो रही है। इसका मतलब निश्चित रूप से एक बालक की आंतरिक जो पावर है उस पावर को बाहर निकालने की बात हो रही है। यहाँ पर यदि हम शिक्षा की परिभाषाओं की बात करें तो शिक्षा की परिभाषाएं वे जो आज से 2500 वर्ष पहले आई उनका भी असली अर्थ यही है, अंदर से बाहर करना, और अभी की परिभाषाएं हम देखें तो भी उनका अर्थ यही है। इसका मतलब ये हुआ कि निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान काल तक शिक्षा का उपयोग जो किया जा रहा है, शिक्षा शब्द का उपयोग किया जा रहा है, वो इस बात के लिए किया जा रहा है कि कोई भी बालक जब पैदा होता है, जन्म लेता है, उस समय वो कुछ पावर्स लेकर पैदा होता है, कुछ शक्तियां लेकर पैदा होता है। उन शक्तियों को बाहर निकाल करके उजागर करने का काम किसका है? शिक्षा का है। जितनी बालक को अच्छी शिक्षा मिलेगी उसकी आंतरिक पावर्स उतनी ही प्रकट होंगी, जितनी ज़्यादा उसकी अंदर की पावर प्रकट होंगी उतना वो उनको अभिव्यक्त कर पाएगा, और जितना अभिव्यक्त कर पाएगा उतना ही बालक अपने सामाजिक वातावरण में अपने आप को अच्छे व्यक्ति के रूप में स्थापित कर पाएगा, एक समर्थ व्यक्ति के रूप में स्थापित कर पाएगा। इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति में वो क्षमताएं होती है जिनकी वजह से या जिनके सही प्रकार से परिमार्जित होने के बाद वो एक अच्छे से अच्छे इंसान के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरत किसकी है? शिक्षा रूपी साधन की ज़रूरत है। बिना शिक्षा के ऐसा संभव नहीं है। दोस्तों आपने देखा होगा एक बीज जो होता है जो एक बड़ी पावर रखता है, लेकिन उसकी पावर जो है वो कब दिखाई देती है? जब उसको वातावरण मिलता है। आपके घरों में रखा हुआ जो अनाज होता है वो अनाज अपने आप में एक बीज है, एक पौधे का बीज है। जब तक वो हमारे घर में रखा होता है
और उसको उचित प्रकार का वातावरण नहीं मिलता तब तक वो वैसा का वैसा रहता, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन जब उसी अनाज के दाने को, मान लीजिए गेहूं का दाना है, उस दाने को आप मिट्टी में डाल देते हैं, खेत में डाल देते हैं, उसके बाद में उसको उचित वातावरण मिलता है, उचित जलवायु प्रकाश मिलता है, नमी मिलती है, खनिज लवण मिलते हैं, वो बीज क्या होता है, अंकुरित होता है। अंकुरित होकर के पौधा बनता है और अपने जैसे हजारों नए बीज पैदा कर देता है, अपने जैसे हजारों नए बीज पैदा कर देता है। इसका मतलब उस बीज में वो हजारों नए बीज पैदा करने की पावर है। लेकिन वो कब तक उजागर नहीं हुई, जब तक उसको उचित वातावरण नहीं मिला। उसी प्रकार से एक बच्चा जब पैदा होता है उसमें ये पावर्स होती है, उन पावर्स को बाहर निकालने का काम शिक्षा का होता है। और जन्म लेने के बाद में बालक प्रतिदिन शिक्षा प्राप्त करता है, जीवन पर्यंत प्राप्त करता है। वो कैसी होती है, सार्वभौमिक रूप से उसी के आधार पर वो अपना विकास करता है। जॉन लोक ने कहा था कि जन्म के समय बच्चे का मस्तिष्क जो है टेबुलर रास्ता होता है, खाली स्लेट के समान होता है, कोरे कागज़ के समान होता है। उसके ऊपर वो जन्म लेने के बाद अपने अनुभव लिखता है और वो अनुभवों के आधार पर ही अपने जीवन को बना पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने जो मस्तिष्क लेकर के अपना जन्म लिया, वो मस्तिष्क उसकी पावर है। उस मस्तिष्क में अनुभव लिखना, ज्ञान को संचित करना और उसका सदुपयोग करना, ये सारी प्रोसेस जो होती है वो किस पर डिपेंड होती है, शिक्षा पर होती है। जैसी शिक्षा मिलेगी वैसे अनुभव वो लिखेगा। तो यहाँ पर अंग्रेजी का जो ये शब्द है उसके मीनिंग को जब हम देखते हैं, उसके अर्थ को हम देखते हैं, तो ये समझ में आता है कि शिक्षा बीज रूप शक्ति है, उस शक्ति को बाहर निकालने का काम करती है। यानी एक बालक में जो बीज रूप शक्ति पाई जाती है उस शक्ति को क्या करती है, शिक्षा बाहर निकालती है, उजागर करती है। और वो बाहर निकालने के बाद वो शक्ति जो होती है उसी के आधार पर हमारा व्यवहार बनता है, उसी के आधार पर हम लोग अपना व्यवहार करते हैं। तो लिखें यहाँ पर आप, शिक्षा शब्द को समझने के लिए, शिक्षा शब्द को समझने के लिए इसके अंग्रेजी वर्जन का मतलब रूपांतरण, अंग्रेजी रूपांतरण को निम्न प्रकार समझ सकते हैं। अंग्रेजी रूपांतरण को निम्न प्रकार समझ सकते हैं। ठीक है, अभी इस तरह से बना लीजिए, एक बार जो लिखा हुआ सब लिखो। लिख लिया?
लिखिए इसके आगे, उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि शिक्षा वह व्यवहार है जिसके द्वारा बालक में पाई जाने वाली जन्मजात बीजरूप शक्तियों को विकसित करती है। से बदल कर लिखो, जिस प्रकार से एक बीज को उचित वातावरण नहीं मिलता, एक बीज को उचित वातावरण नहीं मिलता, तब तक वह अंकुरित नहीं होता। लेकिन जब उसी बीज को मिट्टी में डालकर उचित वातावरण यानी जल, वायु, प्रकाश, नमी वह पोषक तत्व प्रदान करते हैं, तो अंकुरित होकर अपने जैसे सैकड़ों नए बीज पैदा कर देता है। ठीक उसी प्रकार से शिक्षा रूपी वातावरण बालक के विकास में योगदान देता है। अब देखिए, शिक्षा शब्द के अभिप्राय को और ठीक से जानने के लिए हमें कुछ विद्वानों की परिभाषाओं पर विचार करना होता है। तो कुछ खास विद्वानों की परिभाषाएं आपको ध्यान में रहे। ऐसे विद्वान जिन्होंने बहुत पहले से लेकर आज तक
अपने विचारों से शिक्षा के वातावरण को या शिक्षा को परिभाषित करते हुए हर हाल में उस रूप में प्रस्तुत किया है कि शिक्षा एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। ऐसी परिभाषाओं में हम सबसे पहले बात करते हैं प्लेटो के अनुसार। प्लेटो जो है आज से 2500 वर्ष पहले ईस्वी पूर्व 5वीं 4वीं सदी में हुए थे। ये यूनानी दार्शनिक थे और इन्होंने सबसे पहले जो है शिक्षा को लेकर के कैसे परिभाषित किया और तब से लेकर आज तक वो परिभाषा अस्तित्वमान है। तो लिखिए फर्स्ट नंबर पर आप बिंदु डालना, परिभाषाएं। देखो प्लेटो के अनुसार शिक्षा बालक में शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक परिवर्तन लाती है। शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक परिवर्तन लाती है। देखो यहाँ पर इन्होंने 3 शब्दों का उपयोग किया है कि शिक्षा जब बालक को दी जाती है, मिलती है, तो उसमें जो चेंजेज आते हैं, उसमें जो परिवर्तन आते हैं शिक्षा की वजह से, वो 3 क्षेत्रों में होते हैं। पहला शारीरिक में, दूसरा मानसिक और तीसरा बौद्धिक में। सबसे पहले तो शारीरिक परिवर्तन का अभिप्राय क्या है। यहाँ पर शिक्षा जब व्यक्ति को मिलती है तो क्या व्यक्ति का शरीर बड़ा हो जाता है, वजन बढ़ जाता है, रंग रूप बदल जाता है? तो ऐसा नहीं है। मूल बात यह है कि शिक्षा मिलने के बाद व्यक्ति अपने शरीर की सुरक्षा को समझने लगता है, अपने शरीर की इम्पोर्टेंस को जानने लगता है। जब मानव में शिक्षा नहीं थी, मनुष्य शिक्षित नहीं था, उस समय वह अपने शरीर को लेकर के बहुत ज़्यादा सावधान नहीं रहता था और किसी भी प्रकार की कोई बीमारी, कोई डिजीज़ उसके साथ में जुड़ जाती थी तो उसका ट्रीटमेंट वो अपने तरीके से करता था और उसको घटाने की जगह कई बार बढ़ा लेता था। कई दुनिया में ऐसे रहस्यमय समय आए कि कुछ ही दिनों में पूरी संस्कृति नष्ट हो गई। आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सुना होगा। अलग अलग मत, अलग अलग लोगों के कि ये सभ्यता कैसे नष्ट हुई। उन अलग अलग मतों में जो सबसे ज़्यादा प्रमाणिक मत है वो है प्लेग आने से सभी लोग मारे गए। प्लेग आने से सभी लोग मारे गए। वो समझ ही नहीं पाए कि किस तरह से बचा जाए, उससे शरीर को कैसे बचाया जाए, और इसलिए इतनी बड़ी संस्कृति जो थी वो नष्ट हो गई। लेकिन आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि हाल ही में हमने एक बहुत बड़ी महामारी को क्रॉस किया है और ये महामारी अब तक के इतिहास की दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी थी। अगर उस ज़माने की तरह आज भी शिक्षा नहीं होती तो एक भी मनुष्य इस संसार में ज़िंदा नहीं बचता। अगर उस ज़माने की तरह शिक्षा नहीं होती, शिक्षा की वजह से ही लोगों ने उससे कई गुना ज़्यादा, मतलब प्लेग से 100 गुना ज़्यादा
ताकतवर इस बीमारी से लोगों ने अपने आप को बचाया। ये किसका प्रभाव है? शिक्षा का प्रभाव है। इसका मतलब ये कि शिक्षा की वजह से व्यक्ति अपने शरीर को सुरक्षित रखने के उपाय जानता है, शरीर को कैसे बनाए रखना, इन बातों को जानता है। और वह सबसे बड़ी बात यह है कि न सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने साथ दूसरे लोगों के भी सुरक्षा के लिए कार्यों को समझता है। आप अपनी दादी से बात करोगे, नानी से बात करोगे, दादा से बात करोगे, नाना से बात करोगे तो पता चलेगा वो जब छोटे थे उस समय उनका 7 दिन में एक दिन नहाने का दिन होता था, बार्थडे होता था। आज की तरह नियमित रूप से स्नान वो लोग उस ज़माने में नहीं करते थे। ये रियलिटी है। ऐसा इसलिए कि उस ज़माने में लोगों में शिक्षा का इतना भाव नहीं था, इतना प्रभाव नहीं था, इतना वातावरण नहीं था, तो लोग जानते ही नहीं थे, समझते ही नहीं थे कि नहाने धोने का अभिप्राय क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। ऐसी स्थिति के अंदर वर्तमान और उस ज़माने को लेकर के यदि हम बात करें तो पता चलता है कि शिक्षा ने शरीर की सुरक्षा में योगदान दिया। इसलिए शारीरिक विकास इसमें उपयोग में लाया जाने वाला शब्द है। एक प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है, बहुत सारे लोग यहाँ पर एक सवाल करेंगे कि वो ज़माना जब आदि मानव हुआ करता था, वो ज़माना जब वर्तमान के समय मानव की संस्कृति नहीं होती थी, मनुष्य 1,000 वर्ष तक जीता था। मनुष्य की आयु कितनी होती थी? 1,000 वर्ष तक होती थी। एक ऐसा भी समय माना जाता जब मनुष्य थक जाता था जीता जीता तो खुद अपने हाथों से मर जाता था कि अब मैं नहीं जी सकता, वो समय भी था। आज 1,000 तो बहुत आगे की बात है। 50 वर्ष का आदमी होने के बाद में अपने आप को बुढ़ापे की दहलीज पर मानता है। 60 वर्ष का होने के बाद में तो दूसरे भी कहने लग जाते हैं कभी भी टपक सकता है या नहीं है? इतना बड़ा बदलाव आ गया। और जबकि शिक्षा तो बढ़ रही है, तो फिर ऐसा कैसे हुआ? शिक्षा बढ़ी है तो इसका मतलब आयु 1,000 की जगह 2,000 हो जानी चाहिए थी। लेकिन रियलिटी है दोस्तों, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी वैसे वैसे हमने अपने शरीर की सुरक्षा के लिए ध्यान दिया, लेकिन हमने अपने वातावरण को बिगाड़ दिया। आज हमारा एटमॉस्फेयर इतना गंदा हो गया है कि हमें खाने पीने, सोने, चलने, बैठने से संबंधित कोई चीज़ शुद्ध नहीं मिलती है। उस ज़माने में जो वातावरण या पर्यावरण हुआ करता था वो आज बिल्कुल भी नहीं है। आज हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो डिब्बा बंद नहीं मिलती है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि डिब्बा बंद हर वस्तु किसी भी सूरत के अंदर शुद्ध नहीं हो सकती, चाहे उसके ऊपर बड़े से बड़ा लेबल लगा हुआ कि ये सबसे शुद्ध है, लेकिन वो शुद्ध हो ही नहीं सकती। शुद्ध होती तो डिब्बा बंद नहीं हो सकती थी। आप देखिए, एक दूध जो है गाय से, भैंस से निकाल करके जब घर में रखा जाता था, अगर उस दूध को 5 घंटे तक ध्यान नहीं देते थे तो वो फट जाता था, खराब हो जाता था। आज वो 5 दिन तक डेयरी में कैसे रह सकता है? शुद्ध होता तो नहीं रहता, शुद्ध होता तो नहीं रहता। इसका मतलब वो शुद्ध नहीं है। एस से जेड तक कोई चीज़ शुद्ध नहीं है। इस वजह से, हमारे खान पान की वजह से हमारी जीवन प्रत्याशा घट गई। लेकिन वास्तविकता ये है कि हमने अपने शरीर की सुरक्षा को लेकर के जो कवच बनाया शिक्षा के माध्यम से, वो इसको आज की परिस्थितियों में जिंदा बनाए हुए हैं। वरना आज की परिस्थितियां तो इतनी दूषित है कि अगर हमारे पास शिक्षा नहीं हो तो हमारा 1 मिनट के लिए जीना मुश्किल है, एक पल के लिए जीना मुश्किल है। शिक्षा की वजह से हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बना ली है कि हम उनसे सुरक्षित हैं। समझ रहे बात को आप? आदमी को अटैक आता है, शिक्षा की वजह से लोग उसको बचा लेते हैं, लेकिन प्रदूषण और वातावरण के हिसाब से तो वो बच ही नहीं सकता। और ये केसेज 1-2 नहीं होते हैं, इनका परसेंटेज रेशो प्रति वर्ष बढ़ रहा, घट नहीं रहा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात का। तो शिक्षा शारीरिक रूप से विकास के लिए जिम्मेदार है, परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार है। और ये बात आज से 2,500 वर्ष पहले किसने बोल दी थी? प्लेटो ने बोल दी थी। दूसरे नंबर पर इन्होंने जिस शब्द का उपयोग किया वो है मानसिक। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे आप में से जो ये समझते होंगे कि मानसिक और बौद्धिक तो एक ही बात है, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मानसिक का मतलब अलग होता है और बौद्धिक का मतलब अलग होता है। मानसिक का मतलब हमारी धारणा, सोच शक्ति से होता है। हमारी धारणा क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारा व्यवहार क्या है, वो हमारे मानसिक परिदृश्य को दर्शाता है। जबकि बौद्धिक का मतलब हमारा ज्ञान है। बौद्धिक का मतलब हमारा ज्ञान है, जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो आप पढ़ रहे हैं ये आपका बौद्धिक विकास है, जो आप सीख रहे हैं वो आपका बौद्धिक विकास है। लेकिन जो आप सोचते हैं, जो आप चिंतन करते हैं,
जो आप विश्लेषण करते हैं, जो आप विवेचन करते हैं, वो आपका मानसिक विकास है। दोनों में अंतर है। संज्ञानात्मक प्रकार से व्यक्ति मानसिक विकास को प्राप्त करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना आपको संज्ञानात्मक विकास होगा उतना ही आपका मानसिक विकास होगा। संज्ञानात्मक का मतलब ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होने वाला ज्ञान। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होने वाला ज्ञान जितना आप लेंगे उतना ही आपका मानसिक व्यवहार सुधरेगा। एक पढ़े लिखे व्यक्ति के व्यवहार में और अनपढ़ व्यक्ति के व्यवहार में जो डिफरेंस होता है वो इसलिए होता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो अपने मानसिक व्यवहार को बदल लेता है अपने ज्ञान के बल पर, इसलिए उसके व्यवहार में अंतर आ जाता है, उसकी मानसिकता में, उसकी सोच में, उसकी धारणा में अंतर आ जाता है। जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा उसकी मानसिकता, उसकी धारणा उतनी ही अच्छी होगी। जो जितना कम पढ़ा लिखा होगा उसकी धारणा उतनी ही ज़्यादा बेकार होगी। इसलिए यहाँ पर ज्ञान जो होता है वो हमारी मानसिकता को प्रभावित करता है, हमारी सोच शक्ति को प्रभावित करता है। दोनों में अंतर है, ठीक है ना। मानसिकता व्यक्ति की ज़्यादातर समय स्थायी स्थिति में रहती है, जबकि ज्ञान अस्थायी स्थिति में रहता है। मानसिकता जो आपकी एक बार बनी हुई है ज़्यादातर समय जीवन पर्यंत वो ही रहेगी। किसी में ज्वेलसी की मानसिकता है, किसी में प्रेम की मानसिकता है, किसी में किसी व्यक्ति के प्रति करुणा की मानसिकता है, किसी में दया भाव की मानसिकता है, वो हमेशा रहने वाली है। लेकिन ज्ञान घटता बढ़ता रहता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी कई गुना बढ़ जाता है तो कई बार कई गुना घट जाता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है अरस्तु के अनुसार। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा का कार्य है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा का कार्य है। जो हमारा स्वस्थ शरीर होता है, यदि हम इस स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क भी चाहते हैं तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? शिक्षा की। अभी हम बात कर रहे थे कुछ पलों पहले कि शिक्षा हमारी मानसिकता में क्या लाती है? परिवर्तन लाती है। इसका मतलब हम मानसिक रूप से भी, मस्तिष्क के तरीके से भी अगर अच्छे बनना चाहते हैं तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? शिक्षा की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मार्केट में एक ऐसी किताब है जिसमें ये परिभाषा प्लेटो के नाम से दर्शाई हुई है, ठीक है, पर आपको ध्यान रखना है कि ये किसकी है? अरस्तु की है। एक बार पीटीआई भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, उस समय ऐसा ही हुआ। उस समय गलती से उन्होंने प्लेटो को इसके लिए सही मान करके अंकन कर दिया। बाद में बहुत सारे नकलची लोगों ने उसी को नकल मार करके प्लेटो के रूप में इसको परिभाषित कर दिया। पर आपको ध्यान रखना है, ऐसी किताब हाथ लगे तो ऐसा नहीं है। ये किसका विचार है? अरस्तु का विचार है, ठीक है। नेक्स्ट है जॉन लॉक। जॉन लॉक के अनुसार लिखो। जिस प्रकार से फसल के लिए कृषि होती है, जिस प्रकार से फसल के लिए कृषि होती है, उसी प्रकार से मनुष्य के लिए शिक्षा होती है। उसी प्रकार से मनुष्य के लिए शिक्षा होती है। एक बार प्रश्न पूछा गया था किस विद्वान ने शिक्षा की तुलना कृषि से की है, तो जॉन लॉक ने शिक्षा की तुलना कृषि से की है। इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से फसल के लिए कृषि होती है उसी प्रकार मनुष्य के लिए शिक्षा। फसल के लिए कृषि का मतलब ये है कि एक किसान जब खेत में फसल बोता है तो फसल बोने से पहले वो कृषि कार्य शुरू कर देता है, निराई गुड़ाई सिंचाई आदि करता है, तब जाकर के एक अच्छी फसल पैदा होती है। जो किसान अपने खेत में जितनी ज़्यादा मेहनत करता है
समय पर बुआई करता है, समय पर निराई गुड़ाई करता है, सिंचाई करता है, तो उसकी फसल उतनी ही अच्छी होती है। और जो ये कार्य करता है ना, सिंचाई करना, निराई करना, गुड़ाई करना, बुआई करना, इनको बोलते हैं कृषि। इन कार्यों को क्या बोलते हैं? कृषि बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फसल को अच्छा बनाना तो हमें अच्छी कृषि करनी पड़ेगी। वैसे ही यदि एक बालक को अच्छा बनाना तो क्या देनी पड़ेगी? उसको शिक्षा देनी पड़ेगी। जितनी बेहतर शिक्षा आप दिलवाएंगे बालक उतना ही अच्छा बनेगा। नेक्स्ट लिखिए, पैस्टोलॉजी के अनुसार। ये पैस्टोलॉजी की परिभाषा अब तक के इतिहास में सर्वाधिक बार परीक्षाओं में पूछी गई परिभाषा है। अगर सबसे ज़्यादा बार पूछी गई है तो किसकी पूछी गई है? पैस्टोलॉजी की। तो आपको स्मरण रहे, वैसे तो सभी रखनी है पर ये विशेष रूप से ध्यान रहे। लिखिए, शिक्षा बालक की आंतरिक अभियोग्यताओं शिक्षा बालक की आंतरिक अभियोग्यताओं को स्वाभाविक समरस एवं प्रगतिशील रूप से विकसित करती है। देखिए, इन्होंने अपनी परिभाषा के अंदर 3 शब्दों का उपयोग किया है मोटे तौर पर, जिनमें स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील है। लेकिन किसके लिए किया है? तो वो है आंतरिक अभियोग्यताएं। अभी कुछ समय पहले हम बात कर रहे थे कि एक बालक जब पैदा होता है वो जन्म के समय कुछ जन्मजात शक्तियां लेकर पैदा होता है, कुछ पावर्स लेकर पैदा होता है। एक बीज के उदाहरण से भी हमने देखा कि जैसे बीज जो होता है वो अपने आप में पावर रखता है, शक्ति रखता है, लेकिन जब उसको उचित वातावरण मिलता है तभी जाकर के उस पावर को वो दिखा पाता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर पैस्टोलॉजी ने माना है कि जब एक बालक आंतरिक अभियोग्यताओं को लेकर पैदा होता है, उन आंतरिक अभियोग्यताओं को हम विकसित करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो हमें शिक्षा देनी पड़ेगी। क्योंकि शिक्षा की वजह से क्या होता है, 3 कारक एक साथ काम करते हैं। फर्स्ट नंबर पर जो आंतरिक अभियोग्यताएं हैं वो स्वाभाविक रूप से डेवलप होती है। स्वाभाविक रूप से का मतलब अपने आप। जैसे जैसे बालक को आप शिक्षा देंगे वैसे वैसे उसकी आंतरिक शक्तियां उजागर होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे आप शिक्षा देंगे प्रतिदिन उसके अंदर एक नया पावर पैदा होना शुरू हो जाएगा स्वाभाविक रूप से। सेकेंड नंबर पर समरस। समरस का मतलब जैसा हम चाहते हैं वैसा। एक बालक को हम कैसा बनाना चाहते हैं, एक बालक को हम किस तरह का विकास देना चाहते हैं, उसी प्रकार की हमें क्या देनी पड़ेगी? शिक्षा देनी पड़ेगी। सामान्य अर्थों में यूँ समझें, एक बालक को हमें डॉक्टर बनाना है तो उसको मेडिकल की शिक्षा देनी पड़ेगी, इंजीनियर बनाना है तो उसको इंजीनियरिंग की शिक्षा देनी पड़ेगी, शिक्षक बनाना है तो उसको शिक्षक बनने की शिक्षा देनी पड़ेगी, और जैसी शिक्षा देंगे वैसा ही वो बनेगा। इसका मतलब समरस। तो समरस जो है उसका विकास होगा। और प्रगतिशील। प्रगतिशील का मतलब होता है हर रोज नया होना चाहिए, पुराना नहीं हो, पुराने में नया पैदा हो, उसको हम बोलते हैं प्रगतिशील। आगे की ओर बढ़ता हुआ, क्रम से विकास की तरफ जाता हुआ जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव। अगर वो प्रोग्रेसिव है इसका मतलब ये हुआ कि हर रोज उसमें नया हो रहा है। आज मैं आकर के आपकी क्लास के 2 घंटे के बाद जब जाता हूँ और आपने 2 घंटे में ज़िंदगी की एक भी नई बात नहीं सीखी तो इसका मतलब आप प्रोग्रेसिव नहीं है, और मैं भी प्रोग्रेसिव तरीके से आपको आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। और एक भी बात आपने सीख ली, एक भी सिंगल वर्ड भी आपने ज़िंदगी में नया सीख लिया तो इसका मतलब ये आपके लिए क्या है? प्रोग्रेसिव है। क्योंकि शिक्षा जो होती है वो व्यक्ति को प्रतिदिन सिखाती है, सब कुछ एक दिन नहीं सिखाती। सरल भाषा में यूँ कह सकते हैं कि ज़िंदगी में व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है, उसके लिए वो एक दिन में नहीं प्रतिदिन की गतिविधियों से आगे बढ़ता है। तो प्रगतिशील का मतलब है भले ही हम एक ही शब्द सीखें पर हर रोज़ सीखते हैं। तो एक बालक भी पैदा होने के बाद में हर रोज़ कोई ना कोई नई बात सीखता है।
वो स्कूल जाएगा तो सीखेगा, नहीं जाएगा तो सीखेगा, पर सीखेगा जरूर। इसी को हम किस रूप में जानते हैं? प्रगतिशील के रूप में जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद शिक्षा बालक में पूर्व निहित शिक्षा बालक में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। शिक्षा बालक में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। देखो इसका अर्थ यह है, शिक्षा जो होती है वो क्या करती है? बालक की पूर्व निहित, पूर्व का मतलब पहले से, निहित का मतलब मौजूद, पूर्व निहित का मतलब क्या है? पहले से मौजूद पूर्णता, फुलफिलनेस, यानी पहले से ही बालक में पूर्णता पाई जाती है, फुलफिलनेस पाई जाती है, उसको अभिव्यक्त कौन करती है? शिक्षा करती है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि पैदा जब बालक होता है तब हर चीज लेकर के पैदा होता है, सोचने समझने की शक्ति लेकर पैदा होता है, अपने जीवन में बहुत बड़ा आदमी बनने की शक्ति लेकर पैदा होता है, सीखने की शक्ति लेकर पैदा होता है। उसको केवल और केवल उचित मार्गदर्शन और शिक्षा की ज़रूरत होती है। यदि उचित समय पर वो सब मिल जाता है तो निश्चित रूप से वो उनको क्या कर लेता है? अभिव्यक्त कर लेता है, उनको उपयोग में लाना शुरू कर देता है। बोलना हर किसी को आता है, लेकिन अभिव्यक्ति उसी में आ पाती है जिसको बोलना सिखाया जाता है। ठीक है ना? इसी प्रकार से यूँ समझ सकते हैं, एक माता पिता के दो संतानें पैदा हुई। ज़माना बदल गया है, जब हमने पढ़ना शुरू किया था उस ज़माने में ये होता था, दो संतान माता पिता के हैं तो एक को पढ़ने के लिए भेजते थे, दूसरे को अपने कामों में लगाते थे, गाय भैंस चराने लगा देते थे। अक्सर ऐसा होता, हमारे साथी जितने भी उनमें आधे पढ़े लिखे मिलेंगे, आधे ऐसे मिलेंगे। अब वर्तमान समय में साक्षरता की वजह से वो साक्षर हो जाए अलग बात है, लेकिन ऐसी स्थितियाँ थी। हमारे ज़माने का मतलब आपको ये नहीं है कि मैं कोई आदिकाल का इंसान हूँ, है ना? हाँ, मैं 80 के आसपास की बात कर रहा हूँ। मैंने जो सेकेंडरी एजुकेशन 90 से पहले प्राप्त कर लिया था। तो इसका मतलब ये है कि 80 से लेकर 85 का जो दौर था, 78 76 में जब स्कूल जाना हम शुरू हुए थे, उस समय की बात है कि उस समय ऐसा दौर था। तो वहाँ दो में से एक को पढ़ने भेजते थे और एक को भैंस चराने भेजते थे। अब दोनों बड़े हुए, उसी घर में पलेंगे, बढ़ेंगे, भोजन करेंगे, तो सारी चीज़ें तो सेम सेम है। दोनों में डिफरेंस किस बात का? केवल एजुकेशन का है। अब जो पढ़ा लिखा होता था वो बड़ा होने के बाद में उस परिवार का स्वयंभू बन जाता था, और जो अनपढ़ होते थे सारे उसके आगे पीछे घूमते थे। तो अंतर क्या दोनों में बताओ? शिक्षा का ही तो अंतर है। कोई भी शहर का काम होगा तो पढ़े लिखे को भेजेंगे, घर में कोई जिम्मेदारी की बात होगी तो पढ़े लिखे को देंगे, हिसाब किताब करना तो पढ़े लिखे से बात करेंगे, कोई जवाब देना है, जवाब देइए तो उससे बात करेंगे। तो ये सारा अंतर क्यों आया? क्योंकि शिक्षा से उसमें जो पूर्व निहित पूर्णता थी वो क्या हो गई? अभिव्यक्त हो गई। और जिसको शिक्षा से नहीं जोड़ा गया उसमें वो अभिव्यक्त नहीं हो पाए। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि स्वामी विवेकानंद का ये मानना है कि शिक्षा हमारी जन्मजात पूर्णता को क्या करती है? प्रकट करती है, बाहर निकालती है। बाकी पावर सब में होती है। भैंस चराने जो गया उसमें भी पावर थी, अगर उसको क्या दी जाती? शिक्षा दी जाती, तो वो भी वैसा का वैसा ही बन जाता। आपको बहुत से ऐसे इतिहास में लोग मिलेंगे, और बहुत सारे लोगों में से एक ऐसा भी व्यक्ति है जिसको हम भी पढ़ेंगे, कोहलबर्ग। कोहलबर्ग का नाम सुना आपने? कोहलबर्ग के घर वालों ने उसको कभी स्कूल नहीं भेजा। उसके पिताजी जो थे वो स्कूल नहीं जाने देते थे, किसान थे वो, और बड़ा बच्चा था तो वो चाहते थे कि इसको काम में लगाएंगे तो ये कामकाज करेगा, बाकी का लालन पालन होगा। कोहलबर्ग जो है अपने पिता से सुबह पूछता मुझे क्या क्या काम करना है, और खेती बाड़ी के काम पूछ करके उनको सुबह शाम रात में फ्री करता और दिन में चुपके से स्कूल जाता। उसके पिता को पहली बार तब पता चला जब उसने 10वीं पास कर ली कि मेरा बेटा पढ़ता भी है। समझ रहे हो ना? और जिसको आज हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब दुनिया में ऐसे लोग भी हैं कि नहीं चाहते भी उन्होंने अपनी शक्तियों को क्या कर लिया? उजागर कर लिया। अब आप सोचिए कि कोहलबर्ग को उसके पिताजी ने तो पढ़ने नहीं भेजा था, वो अपनी जिद से नहीं पढ़ता, तो आज नैतिक विकास का सिद्धांत हम कहाँ से लाते? समझ रहे हो ना? तो उसमें पावर थी। ऐसे हर आदमी में पावर होती है, बशर्ते उसको अवसर मिले और
शिक्षा उसको मिले। नेक्स्ट लिखिए, फ्रोबेल। फ्रोबेल फ्रोबेल के अनुसार लिखिए, शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देती है। शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देती है। ठीक है, इनके शब्दों में थोड़ा फर्क है, बाकी तो समान प्रकार से ये भी वही विचार दे रहे हैं कि बालक में जो आंतरिक शक्तियाँ होती है उनको बाह्य शक्तियों का रूप देने का काम किसका है? शिक्षा का। समान विवेकानंद की परिभाषा इनके विचार हैं। नेक्स्ट है कॉल्सनी के अनुसार। कॉल्सनी के अनुसार शिक्षा बालक में शारीरिक व मानसिक विकास करती है। अब यहाँ पर इनकी परिभाषा प्लेटो से लगभग मैच करती है, एक शब्द का अंतर है। हाँ, बाकी सेम है। नेक्स्ट है गांधी जी। गांधी जी की परिभाषा दूसरी सबसे ज़्यादा बार पूछी जाने वाली परिभाषा है। ठीक है, ये सभी पूछी जाती रही है, पर संख्यात्मक दृष्टि से है ना, दूसरी सबसे ज़्यादा बार पूछी जाने वाली परिभाषा गांधी जी की। और रीज़न उसका एक ही, भारतीय दार्शनिक होने के कारण पूछी जाती रही है ना। लिखिए, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है मनुष्य के शरीर आत्मा शिक्षा से मेरा अभिप्राय है मनुष्य के शरीर आत्मा तथा मस्तिष्क का। ये फोन किसका बज रहा? शरीर आत्मा तथा मस्तिष्क का सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास। यार किसका बज रहा है ये? सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से शिक्षा से मेरा अभिप्राय है मनुष्य के शरीर आत्मा तथा मस्तिष्क का सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से। यानी कि गांधी जी ने अपनी परिभाषा में माना है कि शिक्षा जो होती है वो शारीरिक रूप से विकास को तो जन्म देती है, साथ में उसकी आत्मा क्या होती है? आत्मा का विचार पहली बार प्लेटो ने दिया था। आत्मा का विचार पहली बार किसने दिया था? प्लेटो ने दिया था। और प्लेटो ने आत्मा का विचार दिया था ईस्वी पूर्व 5वीं-4वीं सदी में। प्लेटो ने कहा था कि हमारी नाभि से निकलने वाली तृष्णा, हमारे हृदय से निकलने वाले भाव एवं मस्तिष्क से निकलने वाले विचारों का जब संगम हो जाता तो आत्मा का निर्माण होता है। यानी आत्मा कोई वस्तु नहीं है, आत्मा एक कल्पना है जो प्लेटो के द्वारा की गई है। पहली बार आत्मा शब्द का प्रयोग दुनिया में प्लेटो ने उपयोग में लिया और पहली बार प्लेटो ने कहा कि आत्मा क्या है, सोल क्या है, साइकी क्या है। तो उन्होंने पहली बार कहा कि ये हमारी नाभि से निकलने वाली तृष्णा, हमारे हृदय से निकलने वाले भाव और मस्तिष्क से निकलने वाले विचारों का संगम है। तृष्णा का मतलब हमारी किसी न किसी प्रकार की इच्छाएं, किसी न किसी प्रकार की जो इच्छाएं होती है, जब वो प्रकट होती है
तो उन इच्छाओं के साथ में हमारे भाव जुड़ते हैं जो हृदय से निकलते हैं। हमारे भाव जुड़ने के बाद हम मस्तिष्क से विचार करते हैं कि इन इच्छाओं की पूर्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उसको आत्मा कहा। और फिर उन्होंने कहा कि जिसमें इन तीनों का संगम हो जाता है वह व्यक्ति उस परम सत्ता के बारे में, परम सत्ता के संदर्भ में सोचने समझने लगता है और उसी तरह से वह अपने जवाब देता है जो अपने आप में ईश्वर के रूप में परम सत्ता होती है। इसलिए वही व्यक्ति था जिसने पहली बार कहा था आत्मा ही परमात्मा है। किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था, जो आज पूरी दुनिया जानती है। तो यहाँ पर इन्होंने आत्मा के दर्शन को दिया। गांधी दर्शन में आत्मा का दर्शन भी है, तो उन्होंने आत्मा के दर्शन को दिया और कहा कि हमारी आत्मा जो है, यानी हमारी इच्छाएं, हमारे भाव और हमारे विचार, ये उतने ही अच्छे होंगे जितनी हमें क्या मिलेगी? शिक्षा मिलेगी। अगर हमें अच्छी शिक्षा मिलती है तो हम हमेशा अच्छी इच्छा ही प्रकट करेंगे, बुरी इच्छा कभी प्रकट नहीं करेंगे। हमारे भाव हमेशा अच्छे ही होंगे, सद्भाव ही होंगे, बुरे भाव कभी होंगे ही नहीं। और हमारे मस्तिष्क में कभी गलत विचार नहीं आएंगे यदि हम अच्छी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो इन्होंने क्या माना? शरीर का, उसके बाद में आत्मा का और मस्तिष्क का। मस्तिष्क का मतलब हमारे सोचने समझने विचारने की शक्ति का। जो सर्वांगीण और सर्वोत्तम प्रकार का विकास संभव है वो किससे संभव है? शिक्षा से। इस तरह से गांधी जी की परिभाषा भी अपने आप में परिष्कृत और एक अच्छी परिभाषा है। अब दोस्तों, इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम कुछ पलों के लिए उन लाइनों के बारे में गौर करें जो हमने ऊपर लिखी है कि एक बीज रूप शक्ति पाई जाती है, उसको उचित वातावरण मिलने के बाद में वो बीज अंकुरित होकर अपने जैसे सैकड़ों बीज पैदा कर देता है। तो क्या इन सभी परिभाषाओं में ये भाव प्रकट नहीं हो रहा? प्रत्येक परिभाषा ये बात कह रही है कि आंतरिक रूप से जो शक्तियां होती है उन्हीं को उजागर करना किसका काम है? शिक्षा का काम है। तो निष्कर्ष के तौर पर लिखिए, निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है, निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है, कहा जा सकता है कि निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि शिक्षा ही वह संसाधन है, शिक्षा ही वह संसाधन है जो, शिक्षा ही वह संसाधन है जो एक बालक को ब्रैकेट में लिखो जन्म के समय पशुवत, जन्म के समय पशुवत, पशु के समान होता है ना बालक जब जन्म लेता है, कुछ भी नहीं जानता हो, पशुवत ब्रैकेट बंद कर दो। उसके बाद लिखो बड़ा होने तक एक व्यवहार कुशल मानव ब्रैकेट में लिखो इंसान बनाती है और उसकी जन्मजात योग्यताओं को व्यवहार में प्रकट करती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों शिक्षा शब्द का अर्थ आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हमारा दूसरा जो शब्द है वो है मनोविज्ञान। सेकेंड वर्ड जो इसमें क्या है वो है मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान कहाँ से आया, कैसे आया, इसको लेकर के जब हम बात करते हैं तो एक बड़ी लंबी फहरिस्त हमारे सामने पैदा हो जाती है। और ये दुनिया का ऐसा शब्द भी है जिसका अर्थ बहुत बार बदला है। ज़्यादातर शब्द ऐसे हैं संसार में जिनको एक बार लोगों ने बोल दिया तब से लेकर आज तक वैसे के वैसे ही वो चल रहे हैं। लेकिन मनोविज्ञान प्रारंभ में क्या था और आज क्या है, इसमें काफ़ी चेंजेज आए। और जो चेंजेज, जो परिवर्तन आए वो भी अपने आप में
कुछ समय के लिए नहीं, बाकी कई कई वर्षों के लिए आए, हजारों वर्षों के बाद भी परिवर्तन आए। अब यहाँ पर हमें क्या क्या देखना है, सबसे पहले मनोविज्ञान जो है उसको लेकर के इसकी उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, उसके बाद में मनोविज्ञान का प्रारंभ में अर्थ क्या था, वर्तमान में अर्थ क्या है, और ये जो अर्थ बदला उसका इतिहास क्या रहा, इसकी यात्रा क्या रही अर्थ बदलने की, उसको लेकर के हम बात करेंगे। और फिर लास्ट में वर्तमान समय में इसका जो अभिप्राय है वहाँ तक पहुँचने का हम प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर बिंदु डालें आप, मनोविज्ञान शब्द का अर्थ एवं इतिहास। मनोविज्ञान शब्द का अर्थ एवं इतिहास। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी वर्ड। मनोविज्ञान शब्द का अर्थ एवं इतिहास। ठीक है। अब सबसे पहले नंबर पर दोस्तों, ये कैसे शुरू हुआ, किस तरह से परिस्थितियां बनी कि मनोविज्ञान जैसा विषय बना। तो इस विषय का प्रारंभिक तौर पर हम विचार करें तो सबसे पहले 3 लोगों का इसमें बड़ा योगदान रहा, और ये जो 3 लोग थे उनमें एक थे सुकरात, एक थे प्लेटो और एक थे अरस्तु। इन तीनों लोगों के कार्यों से आज हम जिस विषय वस्तु को पढ़ रहे हैं उसका निर्माण हुआ। वर्तमान समय में आते आते इसको भले ही वक्त लगा और हजारों दूसरे दार्शनिकों का योगदान रहा, लेकिन सबसे पहले इसकी शुरुआत जो हुई उसमें इन 3 लोगों के विचारों का सबसे बड़ा योगदान है। यहाँ आपको अच्छी तरह पता होगा, सुकरात जो थे यूनानी दार्शनिक थे और ईस्वी पूर्व 5वीं सदी में हुए थे। ईस्वी पूर्व 5वीं सदी में यूनान के एथेंस नगर में इनका जन्म हुआ था, और ये एथेंस नगर के सबसे गरीब परिवार के व्यक्ति थे। इनके पिताजी मूर्ति बना करके अपना जीवन यापन करते थे। इनके पिताजी ने कभी इनको पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजा। इनकी परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि स्कूल जाकर के पढ़ते। तो सुकरात 100% अनपढ़ व्यक्ति थे, यानी कभी इन्होंने स्कूल नहीं देखा। उस ज़माने की पढ़ाई जो थी वो इन्होंने नहीं पढ़ी। हालांकि उस ज़माने में आज की तरह की स्कूल की व्यवस्थाएं नहीं होती थी, लेकिन जो भी वहाँ पर पढ़ाई का दौर था उस काल में वो इन्होंने प्राप्त नहीं की। लेकिन सुकरात जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे इनके मन में सीखने को लेकर के, सिखाने को लेकर के भाव पैदा होता चला गया। और जब ये काफ़ी हद तक इस स्थिति में आ गए कि अब ये मूर्ति का काम नहीं करेंगे, मूर्ति बनाने का काम नहीं करेंगे, तब इन्होंने अपने आप को क्या किया, अपने आप को लोगों को शिक्षा देने के लिए तैयार किया। अनपढ़ होते हुए भी लोगों को पढ़ाना इन्होंने शुरू किया। ये लोगों को जब सीख देते थे तो इनकी शिक्षा लगभग 20 साल की आयु में जब ये थे तब प्रॉपर तरीके से शुरू हुई, और जब ये 70 साल के हुए तब तक उस ज़माने में जहाँ जहाँ भी संचार के माध्यम से संसाधन थे वहाँ तक इनका नाम था। आज तो संसार का, इस पृथ्वी का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पर सुकरात का नाम नहीं है, लेकिन उस ज़माने में भी वहाँ तक पहुँच गया था जबकि अनपढ़ थे। ये जब शिक्षा देने के लिए किसी चौराहे पर जाकर खड़े होते थे तो हजारों युवकों की भीड़ वहाँ इकट्ठी हो जाया करती थी इनके शब्दों को सुनने के लिए, इनके विचारों को सुनने के लिए। इन्होंने अपने जीवन काल में कई विचार दिए, लेकिन एक इनका जो विचार था जो इनको सुकरात बना गया, एक इनका विचार था जो इनको आज तक इतिहास में अमर बना गया, वो था मनुष्य को मनुष्य की खोज करनी चाहिए, मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। ये इनका बहुत बड़ा विचार था। बाकी विचार तो थे ही, लेकिन ये सबसे बड़ा विचार था। और दूसरे नंबर पर इनका बड़ा विचार था व्यक्ति को हर किसी दूसरे व्यक्ति पर संदेह करना चाहिए, हर व्यक्ति पर संदेह होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति आपको कोई बात कर रहा तो आप उससे दिल खोलकर उस तरह बात मत करिए, आपका संदेह उस पर रहना चाहिए। अगर आपने लोगों पर संदेह रखा तो ये मान के चलिए कि आप उस व्यक्ति के किसी भी गलत प्रकार के तरीके से, कार्य से प्रभावित हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपने हमेशा उसके कार्यों पर क्या किया, संदेह किया। लेकिन संसार में बहुत से लोग हैं बेचारे जो लोगों पे संदेह नहीं करते और नहीं करने के चक्कर में खुद फंस जाते हैं, अपने बहुत सारे काम बिगाड़ लेते हैं, जीवन तक खराब कर लेते हैं।
इसलिए जीवन में संदेह को लेकर के पहली बार विचार इन्होंने दिया, जो आज भी अमर है। ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि हमारा एक बहुत बड़ा पूरी दुनिया में चलने वाला यूनिवर्सल एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोग्राम है, एक स्कीम है, जो स्काउट गाइड के नाम से जाना जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा गणवेशधारी संगठन है। इसकी मूल आधारशिला ही संदेह है। मूल आधारशिला क्या है? संदेह। यही तो वजह कि लोग दायां हाथ नहीं मिलाते, बायां हाथ मिलाते हैं, दाएं हाथ को खुला रखते हैं। कोई भरोसा नहीं सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। अगर आपने दायां हाथ उसको पकड़ा दिया तो आप तो कमज़ोर हो जाएंगे, वो आपके साथ कुछ भी कर लेगा। अगर बायां आपने पकड़ा है तो दायां आपका खुला रहेगा, आप ताकत के साथ में उससे लड़ सकते हैं। ये संदेह का परिणाम है। समझ में आ रही कोई बात? तो ये सुकरात ने जो विचार दिए, उन विचारों से दर्शन में एक नई धारा शुरू हुई, और वो नई धारा जो शुरू हुई, उस धारा के परिणाम स्वरूप सुकरात के शिष्य थे प्लेटो। प्लेटो जो थे ये भी यूनान के एथेंस नगर में पैदा हुए थे, लेकिन दोनों की परवरिश में, दोनों के पैदा होने के क्षेत्रों में बड़ा अंतर था। जहाँ पर सुकरात सबसे गरीब परिवार में पैदा हुए थे, वहीं प्लेटो एथेंस नगर के सबसे धनी परिवार में पैदा हुए थे। यहाँ तक कि यूनान में भी सबसे पैसे वाला कोई परिवार था तो वो कौन था? प्लेटो के परिवार था। प्लेटो उस परिवार में जन्मे, इसलिए प्लेटो को उस ज़माने की सर्वोच्च शिक्षा मिली। सबसे उत्तम प्रकार की शिक्षा प्लेटो ने प्राप्त की। लेकिन जब प्लेटो लगभग 20 वर्ष के थे, अपनी शिक्षा से संतुष्ट नहीं थे, और एक बार इन्होंने सुकरात के विचारों को सुन लिया। सुकरात के विचारों को जब इन्होंने सुना तो सुकरात के विचारों को सुनकर के इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने बोला कि अब तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, अब तक मैंने पढ़ाई मेरी अब शुरू हुई है। और फिर ये सुकरात के क्या बन गए? शिष्य बन गए। लेकिन दुर्भाग्य से सुकरात जब 70 वर्ष के थे, उस समय सुकरात को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, मृत्यु दंड की सज़ा उनको दी गई थी। और वह इसलिए दी गई थी कि सुकरात के विचारों से वहाँ की सरकार और वहाँ के जो धर्म गुरु थे वो प्रभावित हो रहे थे। सुकरात ने एक नई धारा शुरू कर दी थी, तो वहाँ के धर्म गुरु जो थे वो प्रभावित हो रहे थे। उन्होंने इन पे मुकदमा चलवाया वहाँ की सरकार के साथ में। सरकार के लोगों को भी भड़का दिया कि सुकरात जो है हज़ारों लोगों को इकट्ठा कर लेता है, जिस दिन चाहेगा उस दिन तुम्हारा तख्ता पलट कर देगा, शासक बन जाएगा, इसलिए इसको या तो देश से निकालो या इसको मृत्यु दंड की सजा दो। तो सुकरात के ऊपर 500 लोगों के सामने मुकदमा चला। उसमें 3 बड़े केसेस दायर किए गए, जिसमें पहले नंबर पर जो था कि ये व्यक्ति मूर्ति पूजा का विरोध करता है और ये ईश्वर जो है खुद बनना चाहता है, इसलिए एक तो ये इन पे आरोप लगाया गया। दूसरा, ये युवाओं को भड़काता है और युवाओं को भड़का करके ये खुद क्या बनना चाहता है? शासक बनना चाहता है। तीसरा, इसके जो विचार हैं वो सामाजिक नहीं है, यानी जो चाहते हैं वो लोग चाहते थे उनके प्रकार के नहीं है, ये सत्ता के खिलाफ बात करता है। इसके बाद में इनको जब 500 लोगों के बीच में सज़ा सुनाई गई कि या तो तुम्हें ये जहर रखा हुआ इसको पीकर के मृत्यु दंड को प्राप्त करना है, या फिर जो है तुम्हें देश को छोड़ करके जाना है। दोस्तों, सुकरात ने मृत्यु दंड को स्वीकार किया, देश से जाना स्वीकार नहीं किया, और जहर पीकर उन्होंने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। ये जब प्लेटो को पता चला तो प्लेटो नाराज होकर के यूनान से बाहर निकल गए, कई देशों में घूमे। कई देशों में घूमने के बाद में वापस इनको किसी व्यक्ति से शिक्षा मिली कि यदि अपने गुरु की शिक्षाओं को आगे बढ़ाना है तो वहीं जाकर के तुम्हें काम करना पड़ेगा जहां तुम्हारे गुरु ने काम किया, तब जाकर लोग तुम पर भरोसा करेंगे, तुम्हारे अनुयायी बनेंगे, तुम्हारे साथ जुड़ेंगे। तब प्लेटो ने वापस एथेंस में आकर के स्कूल शुरू किया, और उस स्कूल की आधारशिला जो थी वो सुकरात के विचार थे। ठीक है ना। और सुकरात के विचारों के आधार पर इन्होंने जो कार्य किया वो कार्य इतना बड़ा था कि यूनान में उस ज़माने का वो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बन गया। कौन सा स्कूल? जो प्लेटो ने शुरू किया था। और वो जो स्कूल था उसी में प्लेटो ने अपने 2 विचार दिए थे। उनमें से एक विचार हमारे इस मनोविज्ञान के जन्म के लिए सबसे बड़ा विचार साबित हुआ। इन्होंने कहा था कि हमारी नाभि से निकलने वाली तृष्णा, हमारे हृदय से निकलने वाले भाव और मस्तिष्क से निकलने वाले विचार ही आत्मा होती है, और आत्मा ही परमात्मा है। क्योंकि आत्मा से कोई व्यक्ति बोलता है, इन तीनों को मिलाकर बोलता तो कभी असत्य नहीं बोलता। इसीलिए तो आज भी लोग कहते हैं मैं आत्मा से बोल रहा हूँ।
इसका मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बोलता ना। तो ये उन्होंने सबसे पहले बोला और उसी के आधार पर आत्मा का कंसेप्ट शुरू हुआ, आत्मा की विचारधारा शुरू हुई और उसी आत्मा की विचारधारा से प्रभावित होकर के उसके बाद में उसको आत्मा के अध्ययन के रूप में शुरू किया। किसने? अरस्तु ने। किसने शुरू किया? अरस्तु ने शुरू किया। अरस्तु जो थे ये यूनान देश में जन्मे थे, लेकिन ये एथेंस में पैदा नहीं हुए थे, ये मकदुनिया के पास में एक गांव में पैदा हुए थे। यूनान में मकदुनिया जो है उसके पास में एक गांव में पैदा हुए थे, लेकिन सौभाग्य से अरस्तु भी एक पढ़े लिखे और संपन्न परिवार में पैदा हुए थे, क्योंकि इनके पिता उस जमाने में डॉक्टर थे और वो भी राज परिवार में डॉक्टर हुआ करते थे, इसलिए इनकी अच्छी शिक्षा इनको मिली। और बेहतर शिक्षा मिलने के बाद में जब ये थोड़े बड़े हुए तो इनके पिता चाहते थे कि प्लेटो के स्कूल में इनको पढ़ाया जाए, क्योंकि उस ज़माने में यूनान में सबसे ज़्यादा ख्याति प्राप्त जो स्कूल था वो कौन सा था? प्लेटो का था। इसलिए अरस्तु को प्लेटो के यहाँ भी पढ़ने का मौका मिला। अरस्तु काफ़ी समय तक प्लेटो के यहाँ पर पढ़े, लेकिन अरस्तु के कार्य, व्यवहार, विचार और शिक्षा से प्लेटो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने विश्वविद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण विद्यार्थी इनको माना और बाद में अपने ही विश्वविद्यालय में इनको प्रोफेसर बना दिया। जहाँ ये पढ़े वहीं पर क्या बन गए? प्रोफेसर बन गए। और वहाँ पर रहते हुए इन्होंने बहुत सारे कार्य किए और सबसे बड़ा जो कार्य किया वो ये था कि अपने गुरु के आधार पर दी गई आत्मा की विचारधारा को दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में पढ़ना शुरू कर दिया। इसलिए आत्मा का अध्ययन शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? अरस्तु को जाता है। अरस्तु जो थे ये सिकंदर के समकालीन थे और आपको पता होना चाहिए जब सिकंदर 13 वर्ष का था तब से लेकर 17 वर्ष की आयु तक सिकंदर को शिक्षा देने का काम भी अरस्तु ने किया था। ये सिकंदर के गुरु भी हैं, इन्हीं की शिक्षा से सिकंदर विश्व विजेता बना था। ठीक है, तो इस तरह से अरस्तु जो थे इन्होंने आत्मा का अध्ययन शुरू किया। इनके द्वारा आत्मा का अध्ययन दर्शन शास्त्र में शुरू किया गया। दर्शन शास्त्र में इनकी बहुत फेमस पुस्तक थी डी एनिमा। उस डी एनिमा में सबसे पहले इन्होंने आत्मा का अध्ययन शुरू किया। इसलिए सबसे पहले आत्मा के अध्ययन की शुरुआत जो है दर्शन शास्त्र में हुई और यही आत्मा का अध्ययन आगे चलकर मनोविज्ञान बना। इसलिए प्रश्न आता है कि सबसे पहले मनोविज्ञान की शुरुआत किसकी शाखा के रूप में हुई? तो दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में हुई। ग्रेड सेकंड का 2011 का शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर आप देखेंगे तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि मनोविज्ञान सबसे पहले किसकी शाखा के रूप में शुरू हुआ? तो दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में शुरू हुआ। ठीक है, लिखिए यहाँ तक। मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप, मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप बहुत वर्षों के बाद आया है, क्योंकि सुकरात के ज़माने से शुरू हुए विचारों ने, सुकरात के ज़माने से शुरू हुए विचारों ने 20वीं सदी में आकर वर्तमान स्वरूप लिया। पड़ोसी के देखो बहन जी, मैं रिपीट नहीं करता हूँ ना, ध्यान केंद्रित रखो। ठीक है, इतना धीरे बच्चों की तरह लिखाने के बाद भी रिपीट करने का वक्त नहीं है मेरे पास। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात आती है, स्टेप बदल कर लिखो। ये जो मनोविज्ञान सुकरात के विचारों से लेकर के आज तक के जिस स्वरूप में आया, इसको लेकर के अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का, बहुत सारे दार्शनिकों का इसमें योगदान रहा। सबके योगदान को हमें जानना जरूरी नहीं, लेकिन कुछ कुछ बातें जानना जरूरी है।
जैसे सुकरात की एक खास बात जिसकी वजह से ही मनोविज्ञान बना, अरस्तु की एक खास बात जिसकी वजह से ही मनोविज्ञान बना, हाँ, प्लेटो की खास बात जो ही मनोविज्ञान के लिए आधार बना। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए आप, सुकरात ने सबसे पहले ईस्वी पूर्व 5वीं सदी में कहा था, मनुष्य की खोज करनी चाहिए, ऑब्लिक स्वयं को पहचानना चाहिए, स्वयं को पहचानना चाहिए। नेक्स्ट लिखिए, सुकरात के शिष्य प्लेटो ने कहा था, सुकरात के शिष्य प्लेटो ने कहा था, नाभि से निकलने वाली तृष्णा हृदय से निकलने वाले भाव एवं मस्तिष्क से निकलने वाले विचार मिलकर के आत्मा का निर्माण करते हैं, और आत्मा ही परमात्मा है। नेक्स्ट लिखिए, प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने प्लेटो से प्रभावित होकर आत्मा का अध्ययन दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में शुरू किया, जो आगे चलकर वर्तमान मनोविज्ञान बना। इसलिए अरस्तु को मनोविज्ञान ऑब्लिक प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कहते हैं।
प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दो जानकारियाँ हमें रखनी है। एक तो हमें ये रखना है कि हम जनरली जो है अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक मानते हैं, लेकिन एक विद्वान हुए कॉल्सनिक जो है वो अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक नहीं मानते हैं। इनका कहना है कि सबसे पहले आत्मा की विचारधारा प्लेटो ने दी थी और आत्मा के अध्ययन को ही वर्तमान में हमने मनोविज्ञान का स्वरूप माना है। तो ये जो है सम्मान किसको मिलना चाहिए? प्लेटो को मिलना चाहिए। तो एक तो ये ध्यान रहे कि कॉल्सनिक एकमात्र विद्वान है जो प्राचीन मनोविज्ञान का जनक या मनोविज्ञान का जनक किसको मानते हैं? प्लेटो को मानते हैं। उसके बाद में दूसरा आपको ध्यान में रखना है, एक विद्वान में एबिंगहास जो है इन्होंने स्मृति आदि पर विशेष रूप से काम किया है। ये आपके पाठ्यक्रम में ज़्यादातर नहीं आते हैं, पर जैसे आर.एस. मेंस वगैरह का कोई करता तो उनके एबिंगहास के सिद्धांत भी पढ़ने पड़ते हैं। तो इन्होंने एबिंगहास ने जो है एक विचार दिया था कि मनोविज्ञान जो है इसका इतिहास छोटा है, क्योंकि मूल इतिहास हमारा कब से शुरू होता है? विलियम जेम्स से। विलियम जेम्स के द्वारा पहली बार जो द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी गई 1890 में, वहाँ से पहली किताब मिलती है अपने को किसकी? मनोविज्ञान की। उससे पहले मनोविज्ञान की कोई पुस्तक थी नहीं। तो वहाँ से लेकर के आज तक की हम बात करें तो मनोविज्ञान का इतिहास बहुत छोटा है, लेकिन इसका अतीत बहुत प्राचीन है। अतीत क्या है इसका? बहुत प्राचीन है, क्योंकि ये सुकरात से शुरू हुआ है, तब जाकर के यहाँ तक पहुँचा है। तो ये विचार किसने दिए थे कि इतिहास बहुत छोटा है लेकिन अतीत बहुत प्राचीन है? तो एबिंगहास ने। ये दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं, तो नोट डाल कर लिखिए। नोट डालकर फर्स्ट नंबर पर लिखो, कॉल्सनिक एकमात्र विद्वान है, कॉल्सनिक एकमात्र विद्वान है एकमात्र विद्वान है जो प्राचीन मनोविज्ञान का जनक, प्राचीन मनोविज्ञान का जनक प्लेटो को मानते हैं, प्लेटो को मानते हैं। दो नंबर पर लिखो, एबिंगहास नामक मनोवैज्ञानिक ने, एबिंगहास नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा था, एबिंगहास नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा था के बाद डैश लगाकर इन्वर्टेड कोमा में लिखिए, मनोविज्ञान का इतिहास बहुत छोटा है, मनोविज्ञान का इतिहास बहुत छोटा है, इतिहास बहुत छोटा है, परंतु इसका अतीत बहुत प्राचीन है, परंतु इसका अतीत बहुत प्राचीन है। अतीत बहुत प्राचीन है। ठीक है, अब देखिए अरस्तु के काल से लेकर के लगभग 2000 वर्षों तक इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और अरस्तु के काल में जो सबसे पहले विचारधारा आई थी आत्मा के अध्ययन का, वहाँ से लेकर के 16वीं सदी तक इसको लोग इसी तरह से पढ़ते रहे। अरस्तु का काल तो आपको पता ही होगा, 384 ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ था और 322 ईस्वी पूर्व इनकी मृत्यु हुई थी। ये आपको पता होगा ना, ईस्वी सन जो है
पूर्व के वो उल्टे चलते हैं, है ना। तो 384 ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ था, 322 ईस्वी पूर्व इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये चौथी सदी की बात है। तो ये चौथी सदी का मतलब लगभग 400 वर्ष ये हो गए, और 16वीं सदी का मतलब लगभग 1600 वर्ष ये हो गए। तो लगभग 2000 वर्षों तक आत्मा का अध्ययन जो है उसी रूप में लोगों ने इसको पढ़ा, और आत्मा के अध्ययन के रूप में ही लोगों ने इसको जाना। लेकिन समय जो है 16वीं सदी में जाकर इसका बदलने लगा, और 16वीं सदी में पहली बार इसमें कुछ परिवर्तनों की शुरुआत हुई। यानी कि लगभग 2000 वर्ष होने को आए, तब जाकर 16वीं सदी में 1590 ईस्वी के समय पहली बार कुछ परिवर्तन देखने को मिला। और वो परिवर्तन जो आया वो आया रुडोल्फ गोइक्ले के कार्यों से। रुडोल्फ गोइक्ले जो थे ये भी यूनानी दार्शनिक थे, और दर्शन के क्षेत्र में इनका बड़ा नाम था। इन्होंने दर्शन शास्त्र में एक नई पुस्तक लिखी थी, साइकोलॉजिया। इनके द्वारा 1590 ईस्वी में जो साइकोलॉजिया पुस्तक लिखी गई, ये ऐसी पुस्तक थी जिसमें पहली बार इस व्यक्ति ने क्या किया था, पहली बार इस व्यक्ति ने साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो पहली बार साइकोलॉजी शब्द जो आज हम पढ़ रहे हैं वो कब आया, 1590 में। किसके कार्यों से आया, रुडोल्फ गोइक्ले के कार्यों से आया। तब से लेकर आज तक हम इस शब्द को पढ़ते आ रहे हैं। ये साइकोलॉजी शब्द है, ये मूल रूप से ग्रीक भाषा का है। मूल रूप से किस भाषा का है, ग्रीक भाषा का है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक शब्द है साइकी, और जिसका मतलब होता आत्मा, और ये इसका मूल शब्द है। इसीलिए ये किस भाषा का है, ग्रीक भाषा का है, क्योंकि साइकी जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है। तो इस तरह से हमें ये भी पूछा जाता परीक्षा में, ये पहले भी पूछा जा चुका है कि साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है मूलतः, तो किसका है, ग्रीक भाषा का। बहुत सारी किताबों में आपको लैटिन भी मिलेगा, 30% किताबों में आपको लैटिन मिलेगा। आपको 10% ऐसी किताबें मार्केट में मिलेगी जो खूब लोग पढ़ते भी हैं, जिनमें ऑब्लिक लगा कर लिख दिया लैटिन ऑब्लिक ग्रीक भाषा का है। जबकि प्रश्न आता है उसमें लैटिन अलग विकल्प में आएगा और ग्रीक अलग में आएगा, तो कैसे करोगे। दूसरा, लैटिन और ग्रीक में बहुत बड़ा अंतर है। लैटिन भाषा है उस क्षेत्र की जिसको हम दक्षिणी अमेरिका और आसपास के क्षेत्र कहते हैं। आपने पढ़ा तो होगा, ये तो आपको सबको जीके तो पता ही होगा कि दक्षिणी अमेरिका और उसके आसपास के द्वीपीय देश जो होते हैं उनको लैटिन अमेरिका कहते हैं। तो वहाँ की भाषा है। ग्रीक भाषा जो है वो यूरोप और मध्य एशिया के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ की भाषा है, और दोनों के बीच में अथाह बड़ा समुद्र है, अटलांटिक महासागर। जिस ज़माने के अंदर ये शब्द बना साइकोलॉजी, उस समय कहाँ से लेकर के रुडोल्फ गोइक्ले लैटिन भाषा के शब्द को ले आया होगा, बताइए आप। असंभव है ना। इसलिए ये किस भाषा का है, ग्रीक भाषा का है। तो ध्यान रहे, अपने को परीक्षा में आता तो ग्रीक भाषा करनी है। और इनके द्वारा जो शुरुआत की गई परिवर्तनों की पहली बार, उसी के बाद में हमारे मनोविज्ञान में बहुत सारे परिवर्तन होने लगे। क्या क्या हुए, कैसे हुए, जानेंगे। एक बार लिखिए आप यहाँ पर। अरस्तु के बाद आत्मा के अध्ययन में, अरस्तु के बाद आत्मा के अध्ययन में किसी प्रकार का, आत्मा के अध्ययन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन या विचार आया, परिवर्तन या विचार आया, तो वह 1590 ईस्वी में, 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोइक्ले के कार्यों से आया, रुडोल्फ गोइक्ले के कार्यों से आया, जिसने साइकोलॉजिया नामक पुस्तक लिखी, साइकोलॉजिया नामक पुस्तक लिखी।
साइकोलॉजिया नामक पुस्तक लिखी और इसी पुस्तक में आत्मा का अध्ययन के लिए साइकोलॉजी शब्द का पहली बार उपयोग किया गया। स्टेप बदल कर लिखो, साइकोलॉजी इज इक्वल टू साइकी प्लस लोगस। साइकी प्लस लोगस यानी मूलतः ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द। बहन जी आपने साइकी की जगह फाइकी लिख दिया, इसको सही करो। साइकी की जगह फाइकी लिख दिया आपने। अभी जो नीचे लिखा है ना वो फाइकी लिखा है, फाइकी प्लस लोगस। PHY नहीं होता, और भी किसी ने लिखा हो ध्यान रखना ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले नंबर पर क्या ध्यान में रखना है, इन तीन विद्वानों के द्वारा किए गए कार्य और किस तरह से आत्मा का अध्ययन शुरू हुआ और पहली बार इसके अंदर कब परिवर्तन हुआ, ठीक है ना। आज हमने जो बातचीत की वहाँ से सुनिश्चित रूप से एक प्रश्न तो आपको मिलेगा ही मिलेगा शिक्षा शब्द को लेकर के, क्योंकि एक प्रश्न आपके ज़रूर आता है, या तो शिक्षा शब्द के अर्थ को लेकर आता है या उसकी किसी परिभाषा को लेकर के आता है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपके मनोविज्ञान शब्द के अर्थ को लेकर के या परिभाषा को लेकर के आता है। तो मनोविज्ञान शब्द क्या है क्या नहीं है उसको लेकर के अभी आगे काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हम जानेंगे, है ना। अभी हमने केवल ये शुरुआत की बात की है कि किस तरह से आत्मा के अध्ययन के रूप में इसकी शुरुआत हुई। 2 घंटे हमारे लगभग पूरे होने को हैं। कुछ समझ में तो आ रहा कि नहीं तुम्हारे? ठीक से सबको आ रहा? हाँ, तो अभी आपको जो है पूरे मन से पढ़ना है, सब कुछ समझ में आएगा अगर आप मन से बैठते हैं पढ़ते हैं तो। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि अनुशासित रहना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और आपके लिए भी ज़रूरी है, ठीक है ना। किसी को ऐसा लगे कि मैं मतलब इतना ज़्यादा अनुशासित नहीं रह सकता, ये नहीं है, तो वो थोड़ा सा बदलें अपने सोच को, है ना। सोच बदलोगे तो बहुत कुछ अंतर आएगा। कल से टाइम पे आना, अगर क्लास मेरी 7 बजे रही तो, है ना। लगातार 3 दिन तक मुझे ऐसा कोई लग गया कि वो लेट आ रहा तो वो चौथे दिन आए ही नहीं, ज़्यादा बेटर ये रहेगा ना, क्योंकि समय का पाबंद होना, अनुशासित होना बहुत ज़रूरी है जीवन में, समझ रहे हो ना। ठीक है, मिलते हैं कल।